वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, कल कल हमने सिलेबस दिखा दिया था आप लोग को और आज से हमारी प्रॉपर क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बेसिक नॉलेज जानकारी ले लेते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो होता क्या है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आप लोग को फिगर या फिर डायग्राम ये सब दिखा के आप लोग को समझाएंगे। समझाने के बाद फिर हम आप लोग को पीपीटी दिखा देंगे जिससे आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, नोट्स आपको ऐसे ही बनाना है जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, आप लोग ऐसे हेडिंग डाल लीजिएगा जियोमॉर्फोलॉजी क्या होती है। तो जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो 3 वर्ड से मिलके बना है, पहला जियो, दूसरा मॉर्फो और लॉजी। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए आप लोग। तो इसमें क्या है, जियो का मतलब क्या है, जियो का मतलब है पृथ्वी, और मॉर्फो का मतलब क्या है, रूप या स्वरूप। अभी इसको समझाएंगे हम कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका अभी आप लोग अर्थ देखिए। जियो मतलब पृथ्वी, मॉर्फो मतलब रूप या स्वरूप, और लॉजी मतलब अध्ययन करना। ठीक है, ये हमारी अभी बेसिक क्लास है। अभी इसके जस्ट बाद ही हम लोग अपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर आ जाएंगे, सिलेबस का पहला टॉपिक पर। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से पृथ्वी के स्थल रूपों का अध्ययन करना जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले स्थल रूप कौन कौन से पाए जाते हैं पृथ्वी पर। जैसे हमारा पर्वत हो गया, ये एक स्थल रूप है। पठार हो गया, ये एक स्थल रूप है। मैदान हो गया, ये एक स्थल रूप है। घाटियाँ हो गई, ये एक स्थल रूप है। ठीक है, मतलब पृथ्वी पर दिखने वाले उच्चावच जो होते हैं, जितने भी स्थलाकृतियाँ हमको दिखाई देती हैं, नदी, तालाब, झील, मैदान, ये सब, सागर, ये सब जितने भी हैं, ये सब पृथ्वी के रूप कहलाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं रूपों का अध्ययन करना ही हमारा जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे यही लिखा है कि पृथ्वी मतलब जियो मॉर्फोलॉजी, पृथ्वी के रूपों का अध्ययन करना ही जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। आई होप आप लोग को इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। इसको आप लोग ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि पृथ्वी पर कितने प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर बेसिकली 3 प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट में वो स्थलाकृतियाँ आएंगी। यहाँ से क्वेश्चन यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि प्रथम में कौन सी आएंगी, द्वितीय में कौन सी आएंगी, तृतीय में कौन सी आएंगी। तो आपको पहचानने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग ऐसे देखिए कि पृथ्वी पर जो है वो जो सबसे बड़ी स्थलाकृतियाँ आप लोग को दिखेंगी वो प्रथम में आ जाएंगी। जो सबसे बड़ी होंगी वही प्रथम में है। तो सबसे बड़ी स्थलाकृति पृथ्वी पर क्या दिखाई देती है, महासागर और महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप और महासागर। ठीक है, महाद्वीप और महासागर, इनसे बड़ी स्थलाकृति हमको पृथ्वी पर कोई नहीं दिखाई देती। ठीक है, इसलिए ये प्रथम में आ जाएंगे, और द्वितीय में आएंगे जो महाद्वीप और महासागर से छोटे होंगे। तो आप लोग सोचिए, महाद्वीप और महासागर से छोटा क्या है, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, ये सब इनसे छोटी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पर्वत, पठार, मैदान ये सब आ जाएगा। और तृतीय में क्या आएगा, तृतीय में जो इनसे जो है द्वितीय के अक्षय और अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियाँ होंगी वो तृतीय में आ जाएंगी। जैसे वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, गार्ज हो गया, कैनियन हो गया, ये सब तृतीय में आ जाएंगी। मतलब जो अक्षय और अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ होंगी वो तृतीय में आएंगी। अब हम लोग समझ लेते हैं कि अक्षय और अपर्दन क्या होता है। ठीक है, जैसे अक्षय क्या है और अपर्दन क्या है, मतलब इरोजन और वेदरिंग क्या है। ठीक है, अपर्दन है यहाँ पे, सॉरी, अपर्दन। तो इसमें मेनली डिफरेंस होता है, जैसे ये हमारा पर्वत है, तो जब इस पे वायु का, नदियों का, हवाओं का, इन सब का बल लगता है तो ये छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में टूटती रहती हैं ये पर्वत।
ठीक है। ये पर्वत ऐसे छोटे-छोटे टुकड़ों में ऐसे टूटते रहते हैं, इनका अपक्षय होता रहता है, ठीक है। इनका ऐसे अपक्षय होता है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? अगर ये पर्वत जो है टूटकर अपने ही स्थान पर ऐसे बना है, तो ये हमारा अपक्षय कहलाएगा, ठीक है। अगर अपने ही स्थान पर बना हुआ है ये टूटने के बाद, तो ये अपक्षय है। लेकिन अगर ये जो है टूटने के बाद ये ऐसे टूट करके और इसको नदियाँ और वायु जो हैं इन टूटे हुए को ऐसे बहा करके किसी दूसरे स्थान पर ले जाएँ, यहाँ तक पहुँचा दें। अगर ये पानी से मतलब हवा से इन सब से बह के अगर किसी दूसरे स्थान पर चली गई हैं, तो ये हमारा अपर्दन कहलाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग का अपक्षय और अपर्दन में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा इसको एक बार देख लेते हैं। अभी तक हम पढ़े जियोमॉर्फोलॉजी क्या है। जियो मतलब पृथ्वी, रूप मतलब अध्ययन करना इनका, ठीक है। इसको पढ़े, फिर देखिए क्या क्या स्थलाकृतियाँ होती हैं, रूप कौन कौन से हैं, इसको देखिए। उसके बाद हम लोग अब इसको देखते हैं। स्थल रूप बताए ना आप लोग को 3 प्रकार के। अब इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिए, जैसे ये जब हम पीपीटी दिखाएं आप लोग को तब इसको ऐसे आप लोग लिख लीजिए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ठीक है। प्रथम में महाद्वीप महासागर, द्वितीय में पर्वत पठार मैदान और तृतीय में अपक्षय व अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, वी घाटी, गार्ज कैनियन। पहले हम आप लोग को समझाएंगे अपने फिगर के माध्यम से, डायग्राम के मैप के माध्यम से, उसके बाद पीडीएफ दिखाएंगे पीपीटी, उसको आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग समझते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ। ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा इसको भी एक बार देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ में ये याद रखिएगा, ये नाम 1749 में कास्ते द वफन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, ये ओरिजिन ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहली संकल्पना देते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 संकल्पनाएं दी जाती हैं। पहला मोनिस्टिक थ्योरी, दूसरा है डुअलिस्टिक थ्योरी और तीसरा है आधुनिक यानी कि मॉडर्न, ठीक है। इसको हम लोग अब समझ लेते हैं कि ये तीनों होती क्या हैं, ठीक है। तो 1 मिनट, इसको हम समझ लेते हैं। ये है हमारा मोनिस्टिक थ्योरी। देखते हैं कि मोनिस्टिक थ्योरी क्या है और डुअलिस्टिक थ्योरी क्या है, फिर मॉडर्न थ्योरी। तो मोनिस्टिक थ्योरी में बताया जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है, जितना भी मोनिस्टिक थ्योरी में आएगा वो सब बताएंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति सिर्फ एक तारे से हुई है, ठीक है। अगर एक तारे से हुई रहेगी तो वहाँ पे मोनिस्टिक थ्योरी आ जाएगी। और जब बताएंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है, जितने भी वैज्ञानिक बताए हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति 2 तारे से हुई है, तो यहाँ पर डुअलिस्टिक थ्योरी आ जाएगी, ठीक है। और मॉडर्न में हमारा हो गया जैसे बिग बैंग, इन्फ्लेशनरी थ्योरी, ठीक है, इन्फ्लेशनरी थ्योरी, ये सब मॉडर्न में आ जाएगा, ठीक है। तो मोनिस्टिक मतलब अद्वैतवाद का क्या मतलब है? अद्वैत मतलब जहाँ पे 2 ना हो, अद्वैत, ठीक है। तो जहाँ पे 2 ना हो मतलब ये डुअलिस्टिक है, यहाँ द्वैतवाद है, तो जहाँ पे 2 ना हो वहाँ पे एक होगा, ठीक। तो ये मोनिस्टिक, ये डुअलिस्टिक और ये मॉडर्न, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम लास्ट में जब हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का लास्ट टॉपिक आएगा, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हम इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जब हमारी लास्ट चलेगा जियोमॉर्फोलॉजी का, तब वहाँ पे हम इसको डिटेल में पढ़ा देंगे, ठीक है। तो अभी हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। कल के सिलेबस में हमने दिखाया था कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। यहाँ से हमारा सिलेबस जो है वो स्टार्ट होता है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले एक फिगर के माध्यम से समझते हैं, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को एक स्टोरी के माध्यम से पहले हम समझ लेते हैं, स्टोरी के माध्यम से, ठीक है। तो इसमें एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है, उनका नाम था वेगनर। ये क्या थे? एक जलवायुवेत्ता थे,
एक जलवायु वेदता थे, मतलब ये जगह जगह पर जाकर जलवायु के बारे में अध्ययन करते थे। तो ये अध्ययन करते करते एक समय पर ये एक जगह पर पहुँचे, तो यहाँ पे पृथ्वी पर उन्होंने देखा, जब ये उच्च अक्षांश पर, इसको बोलते हैं उच्च अक्षांश, ठीक है, ये वाली जगह, ये उच्च अक्षांश है, ये निम्न अक्षांश है और ये मध्यम अक्षांश है, ठीक है। 0 डिग्री, इसको 30 मान लीजिए आप लोग, इसको 60 मान लीजिए यहाँ पे, और ये 90। इसको अभी समझाने के लिए हम ऐसे बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। तो जब ये उच्च अक्षांशों पर जाते हैं तो यहाँ पर क्या देखते हैं, ये उच्च अक्षांश पर इनको, जहाँ पर हिम पाया जाता है, ठीक है, हिम मतलब बर्फ, तो बर्फ वाले स्थान पर इनको क्या दिखाई देता है, कोयला। जबकि कोयला कहाँ पाया जाता है, कोयला गर्म स्थानों पर पाया जाता है, लेकिन इनको यहाँ पे हिम के साक्ष्य मिलते हैं, कोयले के साक्ष्य मिलते हैं बर्फ वाली जगह पर, ठीक है। और दूसरा इनके साथ ये चीज हुआ कि इनको निम्न अक्षांश पर जो है वो हिमानीकृत जीव दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, हिमानीकृत मतलब बर्फ में पाए जाने वाले जीव, ठीक है। तो इन दोनों में मतलब इनको इतना अतिशयोक्ति, इनको इतना ताज्जुब क्यों लगा, इनको इसलिए लगा कि कोयला जो होता है, जो कोयला होता है वो निम्न अक्षांश पर ही पाया जा सकता है, ठीक है। और जो हिमानीकृत जीव हैं वो सिर्फ और सिर्फ उच्च अक्षांशों पर पाए जा सकते हैं। कोयला जो है उच्च अक्षांश पर नहीं पाया जा सकता, और जो हिमाच्छादित जीव हैं, जो हिमी जीव हैं, वो जो है निम्न अक्षांश पर नहीं पाए जा सकते। लेकिन यहाँ पर ये इनको दोनों चीज़ें उल्टी दिखाई देती हैं। इसी बात पे ये परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि या फिर, तो ये 2 परिकल्पनाएं लगाते हैं अपने माइंड में। ये कहते हैं कि या तो ऐसा हुआ होगा कि ये जो जलवायु कटिबंध है, मतलब ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, जो कटिबंध है, ये जो पेटियां हैं, या तो इनका स्थानांतरण हुआ होगा, मतलब ये 0 वाली जो है 30 पे गई होगी, और 30 वाली जो है वो 0 पे आई होगी, ये 0 वाली 90 पे गई होगी या 60 पे, मतलब इनका स्थानांतरण ऐसे ऐसे हुआ होगा, ठीक है। ये पेटियां गति करती होंगी। और दूसरा मतलब यहाँ पे आया कि ये पेटियां, ये जो है कटिबंधीय जो पेटियां हैं, कटिबंध हैं, ये गतिशील हैं, ये अपनी दिशा गति बदलती रहती हैं, अपनी स्थान बदलती रहती हैं, ठीक है। पहला विचार तो ये आया, और दूसरा विचार इनके मन में आया कि हो सकता है ये जो स्थलाकृतियां हैं, जो स्थलखंड हैं, ये स्थलखंड जो हैं ये अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये जैसे स्थलखंड है तो ये अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। इनके माइंड में ये चीज आता है कि कहीं ये इधर गया होगा तो ये इधर गया होगा, इसीलिए जो है जब ये वाला, जब निम्न अक्षांश वाला यहाँ पे गया होगा तो वहाँ पे ये, यहाँ पे जो है कोयला पाया गया होगा, ठीक है। यहीं से इनकी परिकल्पना जो है वो शुरू हो जाती है। अब आप लोग को स्टोरी समझ में आ गई है, अब हम लोग इसको आगे पीपीटी के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जो है वो अल्फ्रेड वेगनर की शुरुआत थी, एक जलवायु वेदता थे। अब आप लोग इसको ऐसे लिखते चलिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब लिखिए आप लोग ऐसे कि अल्फ्रेड वेगनर एक जलवायु वेदता, ठीक है, एक जलवायु वेदता की खोज लिखा रहने दीजिए, आप लोग इसको भी लिख लीजिए, की खोज, एक जलवायु वेदता की खोज, ठीक है। तो क्या थे ये, एक जलवायु वेदता थे, विश्व के विभिन्न, अब देखिए जो हमने पिछले फिगर में डायग्राम से जो समझाया वहाँ पे यही पीडीएफ में लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए हम पीपीटी ये जो पीपीटी दिखा रहे हैं सिर्फ आप लोग को नोट्स बनाने के लिए दिखा रहे हैं, हम पीपीटी से पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है। पढ़ा तो हम आप लोग को समझा के रहे हैं, सिर्फ इसको दिखाने के लिए, आप लोग को नोट्स बनाने के लिए हम इसको दिखा रहे हैं कि आप लोग ऐसे नोट्स बनाते लिखते हुए चलिए, ठीक है। तो लिख लीजिए ऐसे कि ये जलवायु वेदता थे, विश्व के विभिन्न हिस्सों में जलवायु संबंधी अध्ययन कर रहे थे। इसी दौरान इन्होंने हिमाच्छादित क्षेत्रों में, पोलर रीजन में 40 अक्षांशों पर कोयले का अवशेष मिला, कोयले का, यहाँ पे आप लोग 90 लिख लीजिए, ठीक है, 90 क्या रहेगा यहाँ पे 90, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 90 मतलब एकदम बर्फ वाले क्षेत्रों में, एकदम ध्रुवीय क्षेत्रों में अक्षांशों पर इनको कोयले का अवशेष मिला। तो इनके माइंड में यही क्वेश्चन आया कि बर्फ में कोयला कैसे, बर्फ में कोयला कैसे, यही सबसे बड़ा सवाल था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो ये दो संभावनाएं लगाते हैं, जैसा कि हमने भी बताया था। दो संभावनाएं क्या, या फिर स्थल खंड जो है वो स्थिर थे, जलवायु कटिबंध अस्थिर थे। मतलब जलवायु कटिबंध, ये पेटियां, ये जो पेटियां दिखाई दे रही हैं 30, 60, 90, ये पेटियां जो हैं ये जो है अस्थिर थी, ये स्थानांतरण कर रही थी। और दूसरी इनकी परिकल्पना, मतलब सोचते क्या है कि स्थल खंड अस्थिर थे, मतलब जलवायु कटिबंध स्थिर था, लेकिन जो स्थल खंड थे, जो महाद्वीप थे, ऐसे ऐसे जो एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो थे, इनका स्थानांतरण हुआ है। ठीक है, तो ये अपनी जो है ये दूसरे वाले थॉट को ये लेकर के आगे चलते हैं और बताते हैं कि जलवायु कटिबंध जो है वो स्थिर था, लेकिन स्थल खंड जो है वो अस्थिर था। इसी पर ये अपनी परिकल्पना देते हैं। ठीक है, सिद्धांत का आधार, ये देखिए, दूसरी संभावना को आधार मानकर अपनी थ्योरी दी। अब इनकी थ्योरी को हम लोग आगे समझते हैं कि इनकी थ्योरी क्या थी। ठीक है, सबसे पहले हम फिगर बना के समझेंगे कि इनकी थ्योरी कहना क्या चाह रही थी। अभी ये तो एक बैकग्राउंड हो गया स्टोरी के माध्यम से। ठीक है, इनकी थ्योरी है कॉन्टिनेंटल, 1 मिनट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब पूरा हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी नहीं लिखेंगे, सिर्फ CDT लिखेंगे। ठीक है, CDT मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ये बताते हैं कि आज से 25 करोड़ वर्ष पूर्व जो है वो 25 करोड़ वर्ष पूर्व, कितना, 25 करोड़ 25 करोड़ वर्ष पूर्व जो है वो एक पैंजिया था। पैंजिया क्या था, जितने भी महाद्वीप थे वो सारे महाद्वीप जो है वो सारे महाद्वीप आपस में ऐसे जुड़े हुए थे, एक ही महाद्वीप था पहले। ठीक है, उसका नाम पैंजिया था, और इस पैंजिया के चारों तरफ ऐसे ऐसे महासागर था। ठीक है, ये पैंजिया जो है ये चारों तरफ से महासागर से घिरा हुआ था, ये बताते हैं अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, और जो पैंजिया था, इसको आप लोग ऐसे समझते हुए चलिए, अभी आप लोग को नोट्स मिल जाएगा, और हो सके तो ये जो बना रहे हैं हम इसको बनाते हुए चलिए। ठीक है, तो ये जो पैंजिया था वो चारों तरफ जल से घिरा हुआ था, महासागर से। इसको पैंथालासा बोला गया। क्या बोला गया, पैंथालसा। ठीक है, तो ये सियाल का बना हुआ था, और ये जो पैंथालसा था ये सीमा का बना था। सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, और ये सियाल जो है सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि सियाल निर्मित जो पैंजिया था, सियाल निर्मित पैंजिया जो था वो सीमा निर्मित पैंथालसा पर तैर, अभी इसको हम आप लोग को आगे दिखा देंगे, लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, सियाल निर्मित पैंजिया जो था वो पैंथालसा पर तैर रहा था, ऐसे ये पैंथालसा पर ऐसे तैर रहा था। ठीक है, और फिर क्या बताते हैं ये, 1 मिनट, फिर बताते हैं कि जो हमारा पैंजिया था वो लगभग 20 से 22 करोड़ वर्ष पूर्व 2 भागों में ऐसे टूट जाता है। ठीक है, ऐसे 2 भागों में टूट जाता है। जो पैंजिया था हमारा, ये जो बड़ा सा पैंजिया था ये ऐसे 2 भागों में टूट जाता है, और टूटने के बाद जो महासागर था वो महासागर का जल जो है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ऐसे जब जगह बन जाती है तो ये बीच में महासागर आ जाता है, बीच में इसके महासागर का जल भर जाता है। जब महासागर का जल भरता है तो इन्हीं के अवसादों से यहाँ पे टेथिस सागर की, किसकी, टेथिस सागर की यहाँ पर उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको आगे समझते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले क्या था, सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, इसे पैंजिया कहा गया, जो सियाल का बना था। इसको आप लोग अब लिख लीजिए। ठीक है, जैसे हम जो पिछले ड्रॉ करके जो समझाए थे, पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे समझाते हैं। ठीक है, तो इसे पैंजिया कहा गया जो सियाल का बना था, इसके चारों ओर विशाल जल का भंडार था, या सीमा का बना था। तो सियाल निर्मित पैंजिया जो थी वो सीमा निर्मित पैंथालसा पर तैर रहा था। ठीक है, ये देखिए हमारा पैंजिया जो है ये रहा, और ये है पैंथालसा जो जल ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये इसको आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग समझाए हैं, देखिए ये वही चीज़ है, बस इसको हम फिगर बना के समझाए हैं, वहाँ पे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे टेथिस का सागर, इसका जल जो है वो भर जाता है 20 से 22 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है,
ये 2 भागों में टूट जाता है। ये ऊपर वाला भाग जो है वो अंगारा लैंड कहलाता है। टूटने के बाद ये अंगारा लैंड हो जाता है और ये टूटने के बाद इसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। ठीक है, अंगारा और गोंडवाना में। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, वर्तमान स्वरूप का निर्माण, मतलब अभी अंगारा में ये क्वेश्चन आता है कि अंगारा में कौन कौन से महाद्वीप शामिल हैं और गोंडवाना में कौन कौन से महाद्वीप शामिल हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो अंगारा में हमारा नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया मतलब जो ऊपर है, जो ऐसी पृथ्वी है हमारी, तो जो उत्तर में है, जो उत्तर में है जितने भी, ये उत्तर है ना, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो जो उत्तर में है वो अंगारा में है और जो साउथ में है वो गोंडवाना। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया और ग्रीनलैंड। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, ये सारे गोंडवाना लैंड के हिस्सा हैं, इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी समझाने की कोशिश हुई है, देखिए इसका कोई वो नहीं है, इसको जाने दीजिए। तो अब इनके सिद्धांतों में विरोधाभास। ठीक है, इनकी जो है, इनका अब विरोध क्यों होता है, मतलब इनमें कमियां क्या पाई गई। इन्होंने सबसे पहले कहा कि सियाल निर्मित जो पेंजिया है वो सीमा पर तैर रहा है। ठीक है, परंतु इन्होंने बाद में कहा, व्याख्या करते हुए, कि सियाल, एक परिकल्पना और देते हैं और इन्होंने कहा कि सियाल निर्मित पेंजिया जो है वो सीमा निर्मित पैंथालसा पर रुकावट पैदा कर रहा है। यही इसकी सबसे बड़ी कमी थी। आप लोग सोचिए, अगर ये कह रहे हैं कि सियाल निर्मित पेंजिया सीमा पर तैर रहा है, एक बार तो कह रहे हैं कि तैर रहा है, फिर दूसरी बार कह रहे हैं कि रुकावट पैदा कर रहा है, तो एक साथ दोनों बातें थोड़ी ना सत्य हो सकती हैं। इसी बात पर इनका जो है वो विरोध होता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो है, ये कुछ प्रमाण देते हैं। प्रमाण क्या देते हैं, साक्ष्य देते हैं। प्रमाण मतलब साक्ष्य देते हैं कि हम ऐसा कह क्यों रहे हैं कि सभी महाद्वीप जो थे वो आपस में पहले जुड़े हुए थे। तो इन्होंने साक्ष्य देते हैं कि तटों की समानांतरता, तटों की समानांतरता मतलब ये ऐसे दिखाते हैं कि जैसे ये पजल दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये जिक्सा, ऐसे ये पजल टाइप का आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, तो ये बताते हैं कि ये पहले आपस में ऐसे जुड़े हुए थे। जो भूगर्भिक चट्टानें ब्राजील के तट पर प्राप्त हुई वही गिनी की खाड़ी के तट पर प्राप्त हुई। मतलब ये बताते हैं कि जैसे ऐसी आकृति है, मान लीजिए कोई एक ऐसी आकृति है और दूसरी एक ऐसी आकृति है, तो ये बताते हैं कि ये आपस में ऐसे जुड़े हुए थे, पहले इनको आपस में ऐसे जुड़ा हुआ था। यही बताते हैं कि ब्राजील के तट पर वही प्राप्त हुआ जो गिनी की खाड़ी के तट पर प्राप्त हुआ। मतलब ये तभी प्राप्त हो सकता है जब ये आपस में कभी ऐसे जुड़े रहे हों। ठीक है, पहला साक्ष्य इसको लिख लीजिएगा, ये पहला साक्ष्य है। दूसरा साक्ष्य है इनका कि चट्टानें और जीवाश्म। ठीक है, तो चट्टानें और जीवाश्म जो अभी हम आपको बताए थे कि हिमानीकृत जीव जो हैं वो निम्न अक्षांश में पाए गए। ठीक है, वही तो हिमानीकृत चट्टानें जो थी वो ऑस्ट्रेलिया, भारत, अफ्रीका और ब्राजील में एक समान प्राप्त हुई। अगर ये इनका कहना था कि अगर ये महाद्वीप जो हैं आपस में जुड़े नहीं होते तो ये सब में जो है एक समान कैसे प्राप्त हो सकते थे। ठीक है, इनका यही कहना था। और तीसरा इनका कहना था कि पूर्व जीव के अवशेष, फॉसिल रिकॉर्ड्स, मतलब भारत में, मेडागास्कर और साउथ अफ्रीका में। इसको आप लोग ऐसे लिखते चलिए शॉर्ट नोट्स में जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाएंगे आप लोग को PYQ। ठीक है, तो भारत, मेडागास्कर और साउथ अफ्रीका में एक समान जीवाश्म जो हैं वो पाए जाते हैं। ये प्रमाण सिद्ध करते हैं कि सभी भूभाग कभी न कभी एक ही गोंडवाना का हिस्सा थे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो एक बार हम पूरा रिकॉल करा देते हैं आप लोग को कि आज हमने क्या पढ़ा है आज के लेक्चर में। ठीक है, एक बार रिकॉल करा देते हैं। सबसे पहले हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़े। जियोमॉर्फोलॉजी में जियो मतलब पृथ्वी, स्वरूप अध्ययन करना। ठीक है, ये पहला एक चीज़ पढ़े। दूसरा हमने पढ़ा कि रूप में क्या क्या, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, ये सारी चीज़ें, घाटी, नदियाँ, ये सब आ जाएगा। स्थल रूप में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, ये सब। फिर हम पढ़े कि यही चीज़ फिर से पढ़े। फिर हम समझे कि अपक्षय और अपर्दन क्या होता है। और फिर हम समझे कि अद्वैतवाद क्या है, द्वैतवाद क्या है और आधुनिक क्या है। फिर हम समझे कि
महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत यहाँ पे आ गए। उसके बाद हमने देखा कि पूर्व प्रयास और नया दृष्टिकोण, ये नाम याद रखिएगा आप लोग कि स्नाइडर, ऑस्ट्रेलियस, एफ.बी. टेलर, ये तीनों पहले जो है अपनी परिकल्पना देते हैं, लेकिन इनका तर्क पूर्ण नहीं था, इसलिए ये पढ़ी नहीं जाती, इसको मान्य नहीं माना जाता। तो हम इन्हीं वेगनर का ही पढ़ते हैं, इसको लिख लीजिएगा। सर्वप्रथम 1912 में 1912 में CDT को तर्कपूर्ण वैज्ञानिक ढंग से अल्फ्रेड वेगनर प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये चीज़ पढ़े। इसमें क्या बताए कि निम्न अक्षांश पर इनको बर्फ दिखा, जबकि बर्फ सिर्फ उच्च अक्षांशों पर पाई जाती है, और उच्च अक्षांश पर इनको कोयला दिखा, जबकि कोयला जो है वो सिर्फ निम्न अक्षांश पर पाई जाती है। इसी बात पर ये कंफ्यूज होते हैं और अपनी परिकल्पना एक निर्माण कर देते हैं और बताते हैं कि सभी जो हैं कभी न कभी एक थे। ठीक है, ये बताते हैं कि या फिर पेटियां जो है वो गतिशील हुई होंगी या फिर ये स्थलाकृतियां। ठीक है, ये जो स्थल खंड हैं। ठीक है, ये देखिए अल्फ्रेड वेगनर, एक जलवायुवेत्ता की खोज, बर्फ में कोयला कैसे, यही सबसे बड़ा सवाल था। इसी दौरान इन्होंने हिमाच्छादित क्षेत्र में 19 डिग्री पर अक्षांश पर कोयले का अवशेष मिला। ठीक, ये हो गया। फिर बताते हैं कि या फिर स्थल खंड स्थिर थे, फिर या फिर कहते हैं या फिर जलवायु कटिबंध अस्थिर थे। ठीक है, ये बताते हैं। उसके बाद क्या था, फिर बताते हैं कि पैंजिया जो था सब आपस में एक जुड़ा हुआ था, चारों तरफ सागर था, उस सागर को पैंथालसा कहा गया। पैंजिया सियाल का बना था, सागर सीमा का बना हुआ था। फिर क्या होता है, 20 से 22 करोड़ वर्ष बाद इसमें जो है ये टूट जाता है दो भागों में। कौन कौन से दो भागों में टूटता है, ये पैंजिया, ये जो पैंजिया था, जो महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, दो भागों में टूट जाते हैं, अंगारा और गोंडवाना में। और बीच में सागर का जल, जो महासागर था, यहाँ पे पैंथालसा का जल जो है बीच में भर जाता है, इसको टेथिस सागर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यही फिगर में दिखाए फिर हम आप लोग को। फिर हमने समझा कि अंगारा लैंड में क्या क्या आया, फिर देखे कि गोंडवाना लैंड में क्या क्या आया। ठीक है, इसका कोई वो नहीं है, इसको मत आप लोग, कोई मतलब नहीं है इसका। उसके बाद फिर इनका विरोध क्यों हुआ ये भी बताए। विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने पहले कहा कि सियाल निर्मित पैंजिया सीमा पर तैर रहा है, फिर कहा कि रुकावट पैदा कर रहा है, तो दोनों बातें एक साथ नहीं सत्य हो सकती। फिर इनकी जो है वो जिग्सॉ फिट, मतलब इनके साक्ष्य किस बात पर हैं कि आपस में अगर सभी महाद्वीप को जोड़ा जाए, सभी महाद्वीपों को, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, जैसे ये जुड़ जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही। फिर आगे इन्होंने बताया कि चट्टानें और जीवाश्म जो हैं वो लगभग एक ही समान प्राप्त हुए हैं, और फिर बताया कि एक समान जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। इसी बात पर इनकी जो है साक्ष्य को मान लिया जाता है और अपनी परिकल्पना ये दे देते हैं 1912 में। ठीक है, अब हम इसको कल इसके PYQ आप लोग को दिखा देंगे। इतना डिटेल में हम आप लोग को पढ़ा दिए हैं, लेकिन इतना डिटेल में क्वेश्चन आता नहीं है। क्वेश्चन जहाँ से आएगा उसको हम कल दिखा देंगे आप लोग को। ठीक है, PYQ, इसके PYQ दिखा देंगे। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, कल सिलेबस दिखा के नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो अपने डाउट जो है वो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में अपने डाउट पूछिए, जो भी डाउट हो आप लोग के। ठीक है, और इसको शेयर कीजिए आगे, जिससे और सारे बच्चे जो हैं वो फ्री में इसको पढ़ सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7 PM पर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।